हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस सेट जो कि पीवाईक्यूज़ होने वाला है, जो एसएससी जीडी ने 2024 में अपना एग्ज़ाम कराया हुआ था। तो उसी से हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो कि जनरल अवेयरनेस में पूछे गए हैं तो वो देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप कर लिया होगा तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो हो सकती है। आप इसमें देख लीजिए कि कैसे कैसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जीडी एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी जो है वो उस हिसाब से कीजिए ताकि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम में जो भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं और किस तरह से पूछे जा रहे हैं, और इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 के लिए उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला शिफ्ट हम लोग देखते हैं कि कब स्टार्ट हुआ था। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अपने जीडी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये पहला शिफ्ट का पेपर है जो 20/2/2024 को हुआ था, मतलब फरवरी के मंथ में हुआ था, 9 से 10 बजे के बीच फर्स्ट शिफ्ट का है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जीके के क्वेश्चंस। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जीके और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। द फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस ऑफ इंडिया वॉज कंडक्टेड थ्रू आउट द कंट्री एक्सेप्ट लक्षद्वीप ड्यूरिंग इन कोलेबोरेशन विथ द स्टेट यूनियन टेरिटरीज या फिर यूटीज़। तो इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब पहला इकोनॉमिक सेंसस हुआ गया जो लक्षद्वीप को छोड़कर सभी यूटीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया तो वो कौन सा ईयर था, तो वो 1977 था। तो फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस जब हुआ था उसमें लक्षद्वीप को ऐड नहीं किया गया था और बाकी सारी जो यूनियन टेरिटरी स्टेट थे उसको ऐड कर लिया गया, सिर्फ लक्षद्वीप को ऐड नहीं किया। तो वो कौन सा ईयर था, तो वो था 1977। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दूसरा, 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना जो है वो की गई थी। तो जैसा कि आपको पता है कि योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग को लाया गया था। तो आपका जो उसमें राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नीति आयोग। और ये नीति आयोग का एक फुल फॉर्म भी है जो मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है। तो आप इसको भी, नीति आयोग का कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो आप इसको भी याद करके जाइएगा, आप जैसा इमेज में अभी देख पा रहे होंगे। अगला है क्वेश्चन 3, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC इज़ एन इनिशिएटिव बाय। तो जो ONDC था ये किसका इनिशिएटिव था, तो किस डिपार्टमेंट का था, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ONDC जो है वो किसका इनिशिएटिव था, मतलब कौन से डिपार्टमेंट से स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे। तो जब मेंडलिन के टाइम था, इसमें इस क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंडलिन के समकालीन जो तत्व थे वो कितने थे। तो उस समय 63 तत्वों की खोज हुई थी जब मेंडलिन ने अपना कार्य स्टार्ट किया था। मई 2023, ये करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन आते हैं, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि 2025 का एग्ज़ाम होगा तो उसमें 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जाएगा। ये एग्ज़ाम 2024 में हुआ था तो इस हिसाब से इसका करंट अफेयर जो है वो 23 में हुआ था, फिर भी मैंने इस वीडियो में इसको ऐड कर लिया है। 2023 मई में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI के अध्यक्ष के रूप में किसे पद संभाला। तो वो थे हमारे रवनीत कौर। आपका ऑप्शन हो जाएगा जो है पहला, रवनीत कौर ने किसका पद संभाला, तो CCI का, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला है हमारा, एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैम्पियनशिप से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। तो IAAF विश्व चैम्पियनशिप में कब, 1997 में यह पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई, मतलब ये एक ऑफिशियल जो प्रतियोगिता होती है वो हो गई। अगला है 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली या पहली गायक या गायिका हैं। तो ये पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले जो संगीतकार थे वो भारत रत्न कब या फिर किसे दिया गया। तो भारत रत्न सबसे पहले मिला था जो संगीतकार थे वो थी हमारी MS सुब्बलक्ष्मी। तो आप नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नाम है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, MS सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायिका बनी। 8वां क्वेश्चन है हमारा, मई 2023 में, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भय मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा कि इन्हें कब सम्मानित किया गया, मई 2023 में। 9वां क्वेश्चन है हमारा, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जैसे भी आप याद रखना चाहें, जैसे सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे तो ये आप याद रख सकते हैं, ज्योतिराव फूले। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये 3 हो जाएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये
कई बार सीजीएल के एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, सीएचएसएल के एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप तीनों क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। फिलहाल इसमें पूछा गया है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो वो थे ज्योतिराव फुले ने। 10वां क्वेश्चन है हमारा, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नृतक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के एक कालका विद्याधीन घराने के प्रतिपादक हैं। तो ये कथक नृत्य जो है वो किस तरफ के लिए है, तो ये लखनऊ साइड के लिए है। तो भारत में कथक नृत्य के लखनऊ के कलका बिंदादीन घराने से संबंधित है। तो जो कलका बिंदादीन घराना है हमारा वो लखनऊ से रिलेटेड है। तो आपका इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि है लखनऊ। 11वां क्वेश्चन है हमारा, न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कुछ कथन को पूरा कीजिए। तो पहला है हमारा, भारतीय संविधान न्यायाधीश को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता, न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है, और यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है, न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया निर्धारित करता है। तो इसमें जब जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया को निर्धारित करता है। मतलब जो न्यायाधीश को हटाया जाए तो वो इतना आसान नहीं होता कि फॉर्म पे साइन किया या फिर आपने मोहर लगाया और न्यायाधीश वहाँ से हट जाएंगे, तो इतना इजी नहीं होता। इसके लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन दिए गए हैं भारतीय संविधान में। तो उस तरह से ये देखा जाए तो ये बहुत कठिन प्रक्रिया है, न्यायाधीश को हटाना जो है वो बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। तो ये भारतीय संविधान के संबंध में ये कथन जो है वो सही है। अगला है रंगास्वामी कप। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, खेल टर्मिनोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपको उसकी एक कंप्लीट वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके कई सारे वीडियोस के लिंक दिए हैं। उसमें से स्पोर्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जो वीडियो है उसको आप कंप्लीट देख लीजिए। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके जीडी एग्जाम में नहीं आएगा, तो उसका लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। तो रंगास्वामी जो कप है वो किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो ये जो रंगास्वामी कप है ये हॉकी से रिलेटेड है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कि रंगास्वामी कप किससे रिलेटेड है, तो हॉकी से रिलेटेड है। अगला है हमारा, भारतीय संविधान में भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक है डैश वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो इसमें आपसे ये पूछा गया कि भाग 4A में, जो भारतीय संविधान का भाग 4A है, उसमें कितने वर्ष तक के लिए जो शिक्षा है वो बच्चों के लिए आवश्यक है। तो 6 से 14 वर्ष के लिए जो बालक हैं, जो भी हमारे बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के, उनको कंप्लीट उनके माता पिता द्वारा या संरक्षक द्वारा जो शिक्षा का अवसर हो वो दिया जाना चाहिए, ये आवश्यक है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं वो भाग 4A से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14, जो कि है बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो बैडमिंटन के संबंध में हम लोग देखते हैं कि पहला जो है हमारा ऑप्शन, बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर जो है वो बाईं ओर के सर्विस कोर्ट से सर्व करता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा, सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। तो इनमें से हमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन जो है कहता है हमारा, चौथा ऑप्शन है जो हमारा वो कहता है न तो एक और ना ही दूसरा सही है। मतलब जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं वो दोनों में से दोनों गलत हैं, दोनों का दोनों जो है वो सही नहीं है बैडमिंटन के हिसाब से। आगे देखते हैं हम लोग, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर फॉर मनी सप्लाई। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो ये आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, M3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा M3 जो है वो मोस्टली कॉमन यूज़ होता है सप्लाई, मनी सप्लाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित की है। तो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया है हमारा कि जो 2023 में महिला आरक्षण विधेयक जो था उसके अनुसार कितनी सीट अलॉट होती है। तो 1/3 सीट अलॉट की गई है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। अगला क्वेश्चन है हमारा 17, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में उड़ीसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है वो जीता था। तो वो हो जाएंगे सुरूपा सेन। तो सुरूपा सेन है हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में है। इन्होंने 2018 में जो है उड़ीसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है वो जीता था। 80 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बारांस हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है जिसकी निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो बारांस जो हिंदू त्यौहार दिवाली के समान होता है वो मनाया जाता है वर्ली और कोंकड़ा जनजाति के द्वारा। तो वर्ली और कोंकड़ा जनजाति के द्वारा कौन सा त्यौहार सेलिब्रेट होता है, तो बारांस जनजाति, ये दिवाली जैसा फेस्टिवल माना गया है उनके द्वारा, जो कि है वर्ली और कोंकड़ा जनजाति के द्वारा। 19 क्वेश्चंस देखेंगे, डैश इट इज़ अ टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड डिसमेंटलिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमी एंड सोशल डेटा परटेनिंग एट अ
स्पेसिफिक टाइम ऑफ ऑल पर्सन इन अ कंट्री और अ वेल डिफाइंड पार्ट ऑफ अ कंट्री। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी कोई जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, जिसमें एनालाइज़ किया जाए या फिर डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक या बहुत सारे लोगों का डाटा लेकर कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से देखी जाए कि उसमें कितने लोग हैं, तो वो प्रक्रिया या फिर वो प्रोसेस कहलाता है हमारा पॉपुलेशन सेंसस, जनसंख्या जनगणना। तो पॉपुलेशन सेंसस आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन और सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन और सबसे प्रारंभिक शैली का नाम है सिंधु लिपि। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु लिपि जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात है लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली के नाम से। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये 20 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है। आइए देखते हैं इसी शिफ्ट के जो दूसरा तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो 20 क्वेश्चन का सेट है ये एक ख़त्म होता है, तो इसी दिन के हम लोग दूसरे शिफ्ट को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगले शिफ्ट के जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डैश प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान लॉन्च की। तो वो किसके प्रभाव में थी? तो वो समाजवादी प्रभाव में था। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समाजवादी प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था एस अब्दुल नज़ीर को। तो एस अब्दुल नज़ीर को जो पूर्व न्यायाधीश थे हमारे, उन्हें आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संगीत नाटक अकेडमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकेडमी है। इसे 1952 में तत्कालीन डैश भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर पीवी राजमन्नार थे। तो ये जो संगीत नाटक अकेडमी जो है हमारा, वो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है वो स्थापित किया गया था, सरकार के एक प्रस्ताव पर बनाया गया था। तो किसके द्वारा? तत्कालीन प्रभाव से शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है वो बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पीवी राजमन्नार थे। तो आप याद रखिएगा कि संगीत नाटक अकेडमी जो है वो भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था, जो क्या करती है, नृत्य और नाटक से रिलेटेड लोगों के लिए अवार्ड देती है, कि उन्हें सम्मान करती है कि आपने अपनी फील्ड में इस डांस फॉर्म को बहुत आगे ले जाया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? तो मुद्रा जारी करना पहला ऑप्शन है, और आखिरी कर्जदाता। तो इसमें से कौन जो है वो ऑप्शन सही है? तो पहला और दूसरा, ये दोनों चीज़ जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई का जो है वो कार्य है। कौन से कार्य हैं? तो पहला है मुद्रा जारी करना और आखिरी कर्जदाता। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है? तो जो पन्नालाल घोष हैं वो रिलेटेड है बांसुरी से। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पन्नालाल घोष, वो रिलेटेड हो जाएंगे हमारे बांसुरी से। संविधान सभा के अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के भारत को संविधान को अपनाया गया। तो संविधान सभा ने कब भारत के संविधान को अपनाया? तो ये 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड विच यूनिट? तो जो साउंड का मेज़रमेंट किया जाता है वो डेसिबल या फिर डीबी में किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो जो साउंड का मेज़रमेंट लिया जाता है तो वो डेसिबल में लिया जाता है। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिमी कंबलों और डैश अपने सोने की कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो ये कहाँ से था? तो ये दक्षिण भारत। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, दक्षिण भारत की जो अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिमी कंबल और दक्षिण भारत अपने सोने की कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? तो बोनालू बथुकम्मा, तो ये फेस्टिवल जो है वो तेलंगाना में मनाए जाते हैं। जैसे बोनालू हो गया, बथुकम्मा हो गया, तो ये फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं? तेलंगाना में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो अगर आपने हमारा फेयर एंड फेस्टिवल का जो वीडियो है वो नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दिया है। उसमें मैंने सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के जितने भी फेस्टिवल होते हैं कंप्लीट एक वीडियो में मैंने आपको वो सारा जो है वो फेस्टिवल बता दिया है। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन जो है वो जीडी एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। उसमें से जितने भी हैं मैंने सारे उसमें कंप्लीट कर लिया, तो वो वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो एक बार ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 11वां है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की महिला साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है? तो महिला साक्षरता दर जो है सबसे अधिक किसकी थी? वो केरला में थी। तो महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है
केरल में। जैसा कि आपको पता है कि वहाँ का साक्षरता दर भी ओवरऑल अधिक है, तो इस हिसाब से वो महिलाओं का साक्षरता दर भी बाकी स्टेट के मुकाबले ज़्यादा होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो अमृतसर की संधि हुई थी कब? 1809 में। तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिला। तो अमृतसर की संधि कब हुई थी दोस्तों? तो 1809 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलापुझा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता जो है वो किस श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा और लोकप्रिय है? तो ये नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता जो है वो नौका दौड़ में सबसे अधिक जो है वो लोकप्रिय है। और इसे कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो दोस्तों वो अलाजुपी के पास आयोजित की जाने वाली, तो कहाँ पे? अलापुझी। 14 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो क्रिकेट से संबंध क्रिकेट से नहीं है? तो ईगल और बास्केट। तो पहला और दूसरा निम्नलिखित में से जो आपसे ऑप्शन पूछा गया आपका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों। तो किसका संबंध क्रिकेट में से नहीं है? तो इन दोनों का ही संबंध जो है वो क्रिकेट से नहीं है। इसमें आपसे ये नहीं पूछा गया कि इसका संबंध क्रिकेट से है कि नहीं है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो पहला भी नहीं है और दूसरा भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहाँ बच्चों को ये पता नहीं चलता कि हमें पहला सही करना है कि दूसरा, पीक दोनों सही है कि दोनों गलत हैं। तो इसमें आपसे नहीं वाला ही पूछा है कि नहीं है संबंधित, तो आप कहेंगे कि हाँ नहीं है संबंधित। 15 क्वेश्चन है हमारा। जून 2023 में डैश महिलाओं उद्यमितों को सशक्त बनाने के लिए डे नलम NULM के साथ साझेदारी की। तो वो कौन से मतलब उद्यमी थे? तो UNDP। तो UNDP ने जून 2023 में सशक्त बनाने के लिए डे NULM के साथ साझेदारी की। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगला देखते हैं। भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा डैश के अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो कितने सदस्यों से मिलकर बनेगी? तो 500 सदस्यों से मिलकर जो है वो बनेगी। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 सदस्य लगभग होने चाहिए, जो कि आर्टिकल हमारा 333 में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन 17। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? तो जैसा आपको पता होगा कि भारतीय खिलाड़ी जो लिएंडर पेस हैं वो लॉन टेनिस से रिलेटेड हैं, तो उनका जो खेल है वो लॉन टेनिस हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर भी लॉन टेनिस हो जाएगा। अगला 18 क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना SECC 2011 के अभाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड जो है वो नहीं था? तो ऐसे घर जिनमें केवल एक कमरा है और उसके कोई ठोस दीवार और छत नहीं है वो भी है। दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार ये भी लिया गया था। ऐसे परिवार जिनमें कोई सक्षम सदस्य नहीं है इसको भी माना गया था। पर ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं थी, तो ये उसमें जो है वो नहीं रखा गया था। मतलब ये जो सेंटेंस है, ये वाक्य है, इसका कोई मेल नहीं खाता जो कि भारतीय आयोजित सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी 2011 में, उससे ये वाक्य रिलेटेड नहीं है। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश स्थापना की गई। कौन सी? नीति विचारक समूह, जिसे थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाएगा। तो भारतीय सरकार का सलाह देने वाला नीति आयोग जो है वो थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नीति विचारक समूह है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वो अगर आपको पता है तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश में डांडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। तो डांडो फारसी नृत्य शैली का जो नाम है वो रिलेटेड है कि उत्तर प्रदेश में क्या होता है? तो कथक होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डांडो फारसी नृत्य शैली का नाम जो है वो कथक है। आइए देखते हैं इसके तीसरे शिफ्ट के GK GS के क्वेश्चन। तो यहाँ से हमारा तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन GK GS के स्टार्ट होते हैं। तो इसमें पहला है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम आरंभ करने की घोषणा की थी? तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने किया अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम? तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो हम देखेंगे कि पहला कथन क्या कहता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्होंने गौतम के नाम से जाना जाता था, उनका जन्म लगभग जो है वो 2500 वर्ष पहले हुआ था। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो देखेंगे, गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे शाक्य गण के नाम से भी जाना जाता था। तो हम लोग देखेंगे कि क्या ये सही है। तो दोनों, तो ऑप्शन के अनुसार ये दोनों कथन जो है वो सही है कि उनका जो सिद्धार्थ नाम था उन्हें गौतम के नाम से भी जानने लगा था और वो 2500 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था और वो एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे जिस गढ़ को जो है वो शाक्य गढ़ के नाम से भी जाना जाता था। तो ये दोनों कथन दोस्तों जो है वो एकदम राइट है। तो आपका आंसर भी हो जाएगा पहला और दूसरा, दोनों कथन सही हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारा। संविधान कई तरह के सरकार की शक्तियों के सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्देशित करना है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और उसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जाती। तो हमसे ये पूछा गया कि हमारे पास जो आम नागरिक होते हैं उनके पास ऐसी कौन सी
अनुच्छेद की तरफ से शक्तियाँ दी गई हैं जिनका जो उल्लंघन है वो सरकार या फिर बहुत बड़े पोस्ट पे बैठा आदमी भी नहीं कर सकता। तो वो सरकार के अनुसार है, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है। तो वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन जो है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन जो है वो किसी भी सरकार या बहुत ऊँचे पोस्ट पे बैठा जो आदमी है वो किसी भी आम नागरिक का जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो आपका जो राइट आंसर है वो दूसरा हो जाएगा, मौलिक अधिकारों का। गांधी इरविन समझौता, तो ये आपको लिटरली ये फैक्ट याद होने चाहिए। गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, ये सब कब साइन किए गए, कब इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप ज़रूर देख के जाइएगा। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, 1931 में। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मूल्यह्रास जो होता है वो पहला ऑप्शन है हमारा, पहला स्टेटमेंट, अचल संपत्तियों के उसके उपयोग जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। मूल्यह्रास को अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता। तो स्टेटमेंट देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो ऑप्शन के अनुसार पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। मतलब आपने कोई फ़ोन लिया और कुछ साल बाद बेचेंगे तो उसका जो प्राइस है वो उतना नहीं दिया जाएगा जितने ने आपने लिया। जैसे आपने 50,000 का फ़ोन लिया तो आपको 50,000 ही नहीं मिलेगा। जब आप उसको कुछ महीने बाद बेचने जाएंगे तो वो 50,000 की वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसके मूल्य में जो है वो घिसावट आ गई। अब वो आपका फ़ोन 30,000 का जो है वो लिया जाएगा, 25,000 का लिया जाएगा या इससे भी कम में लिया जाए। तो इस हिसाब से जो घिसावट होती है वो भी जो है वो मूल्यह्रास का कारण होता है। और मूल्यह्रास का जो कारण है वो मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता। निम्नलिखित छठवां क्वेश्चन है, नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के डैश यूनाइटेड किंगडम में गृह सचिव थे। तो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सुएला ब्रेवरमैन जो है वो यूनाइटेड किंगडम से गृह सचिव थे 2023 तक। मैसूर दशहरा, जो मैसूर दशहरा फेस्टिवल है वो किस राज्य से रिलेटेड है, आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो मैसूर दशहरा जो है वो कर्नाटक राज्य में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर दशहरा कहाँ सेलिब्रेट होता है दोस्तों, तो वो कर्नाटक राज्य में होता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक थी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि केरल का सबसे अधिक है, तो वहाँ पुरुष भी सबसे अधिक है। और इसके पहले वाले शिफ्ट में महिलाओं का पूछा गया था तो वो भी केरल हो जाएगा। तो आपके अनुसार जो ये राइट आंसर है ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा केरल, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। यहाँ पे साक्षरता दर जो है पुरुष की 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा है। अगला 9वां क्वेश्चन है जो कि फिर से करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो 2 से 3 करंट अफेयर आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो आप करंट अफेयर भी जो है पिछले 1 साल का ज़रूर याद करके जाइएगा। जैसे आपका 2025 में एग्ज़ाम है तो 2024 से जनवरी फरवरी मार्च इसमें जितने भी रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा आपको लगे तो वो करंट अफेयर आप ज़रूर याद करके जाइएगा। जैसे अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश के में किसे सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ्य पैनल सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल का सदस्य जो है वो चुना गया था। तो वो थे एन.वी. रमना को सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया था अगस्त 2023 में। मेज़बान राज्यों में कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम 2023 की मेज़बानी की। तो जैसा आप देख सकते हैं ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस बार के जो ओलंपिक हुए हैं उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप ओलंपिक का जो भी टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आप उनको ज़रूर याद करके जाइएगा अपने करंट अफेयर सेक्शन के लिए। तो इसमें आपका राइट आंसर 5 हो जाएगा। नेशनल गेम 2023 में 5 जो थे राज्य थे। अगला क्वेश्चन है 11वां, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा जो है वो साझा करता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, दो देशों के साथ समुद्री सीमा जो है वो साझा करता है। अगर वो दो देश आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगला है हरित क्रांति या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने की सहायता या फिर सहायक थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन निम्नलिखित में किसके आयात पर थी, तो अनाज के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने की सहायक थी। अगला है ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो ये मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। अगला 14 क्वेश्चन है, ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 पर बराबर हो तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए डैश अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। तो जब 10-10 के अंक बराबर हो जाएंगे तो जो एक खिलाड़ी होगा वो 2 अंक और आगे लेकर वो खेल को जीत सकता है। तो कितने अंक की ज़रूरत पड़ जाएगी हमें जीतने के लिए वो गेम, तो 2 अंक की ज़रूरत पड़ जाएगी ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में। लिएंडर पेस, जैसा कि आपने पिछले शिफ्ट में भी देखा, इससे भी सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो लिएंडर पेस का संबंध जो है वो लॉन टेनिस से है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस से रिलेटेड है लिएंडर पेस। बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली जिसका
प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है वो स्वांग जो है उनकी एक नृत्य शैली है वो रिलेटेड है बुंदेलखंड क्षेत्र से। तो वो कौन सी नृत्य शैली है, डांस फॉर्म है, तो स्वांग है, जो कि मृदंग के थाप से शुरू होता है और वहाँ पे गद्य और काव्यात्मक जो संवाद होते हैं वो धीरे धीरे मतलब उस शैली में आने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन देखेंगे। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप जो है वो 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो काहिरा मिस्र में जो पड़ता है वहाँ पे ये आयोजित किया गया था, काहिरा मिस्र। 18वां क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए। तो किस पंचवर्षीय योजना के अंत में ये 5 IIT स्थापित हो गए थे, तो ये पहली पंचवर्षीय योजना थी, तो उसमें हो गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहली। उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो उस्ताद बिंदा खान है वो संबंध रखते हैं सारंगी से। तो सारंगी जो है वो कौन प्ले करता है, तो उस्ताद बिंदा खान। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस शिफ्ट का, जो कि है अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को डैश अतिरिक्त कार्यकाल दिया, जिससे वो भारत के इतिहास के सबसे लंबे समय तक सेवावृत्त रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए। तो ये कब है, 1 वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल दिया, कब 2023 में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को। अब दोस्तों आज का आखिरी शिफ्ट देखेंगे जो कि चौथा शिफ्ट हो जाएगा इस एग्ज़ाम का। तो आज के दिन का ये चौथा शिफ्ट है हमारा स्टार्ट होता है 20/2/2024 के दिन का चौथा शिफ्ट, जो कि पहला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में परिणाम स्वरूप हुआ। तो क्या हुआ, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में परिणाम स्वरूप हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड रोलेक्ट एक्ट के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ। तो मतलब ये कैसे हुआ, रोलेक्ट एक्ट आया उसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आपका राइट आंसर रोलेक्ट एक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा। तो राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष हैं तो उनके कर्तव्यों का पालन कौन करेगा, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, जब राज्यसभा के सभापति का पद जो है वो खाली हो। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान थी 11वीं, उसका टाइम पीरियड क्या था। तो 2007 से 2012 तक जो है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, 2007 से 2011। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2012 के बाद स्टार्ट हुई और फिर उसी के बाद आ गया था नीति आयोग। बेकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो बेकिंग विनियमन अधिनियम पारित किया गया था 1949 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बेकिंग विनियमन अधिनियम जो है वो 1949 में पारित किया गया था। 5वां क्वेश्चन देखेंगे, आगा खान कप जो है वो किस खेल में संबंधित है। जो आगा खान कप है वो हॉकी से रिलेटेड है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है। तो भारत में ऐसा कौन सा धर्म है जिसकी जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो हमारा हो जाएगा हिंदू धर्म। फिर से जो हमारा करंट अफेयर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 2023 में किसे सिम्पोजा प्राइज़, जिसे कभी कभी डच नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है, वो सम्मानित किया गया। तो वो सम्मानित किया गया था जोइता गुप्ता को। तो जोइता गुप्ता को डच नोबल पुरस्कार से जून 2023 में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन 8वां है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य 2011 जनगणना के अनुसार तो वो हो जाएगा सिक्किम। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सिक्किम। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में जो भारत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से रिलेटेड है। तो कौन सा जो भाग है वो हमारा DPSP से रिलेटेड है, मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत से। तो वो भाग 4A है। तो भाग चौथा इसमें दिया गया है ऑप्शन में। तो भाग चौथा जो हो जाएगा वो हमारा DPSP या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत से रिलेटेड है। 10वां क्वेश्चन, कभी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं, अर्थात स्कोर 40-40 है, तो इसे कहा जाता है क्या। तो इसे कहा जाएगा ड्यूस। तो आपने देखा ये जो ड्यूस शब्द है ये टेनिस से रिलेटेड है, तो आप इसे याद रखिएगा कि जो ड्यूस शब्द है वो हमारा टेनिस से रिलेटेड होता है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि 1866 में एक अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को डैश के क्रम में व्यवस्थित किया। इसे न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के नाम से जाना जाता है। तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम का जो था वो क्या था, उसका जो विशेषता थी वो बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार उसे व्यवस्थित किया गया था। तो इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया, पर 1866 में अंग्रेजी वैज्ञानिक जो जॉन न्यूलैंड्स है उन्होंने बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार जो है उसे क्रम में व्यवस्थित किया। इसे न्यूलैंड्स अष्टक के नियम से भी जाना जाता है। अगला है 12वां क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है
वो निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजाति अपनी संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शन करती है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो हमारा कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? तो नागालैंड में सेलिब्रेट होता है। और कौन सी जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट होता है दोस्तों? तो ये नागा जो जनजाति है, आप इसे याद रखिए। नागालैंड में कौन सी जनजाति? नागालैंड। और वहाँ का कौन सा फेस्टिवल? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल। जैसे नाग या फिर जो सांप है, नाग से आप सांप याद रखिए, सांप हमेशा बिल में रहेंगे, तो हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल से नागालैंड याद रखिए, और वो नागालैंड में जो जनजाति है वो नागा हो जाएगी। मुंडारी नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो मुंडारी नृत्य जो है वो झारखंड से रिलेटेड है। आपको ये याद रखने पड़ेंगे, इसका कोई मतलब ट्रिक नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिंपली फेयर एंड फेस्टिवल या फिर कौन से वादक क्या रिलेटेड हैं, क्या बजाते हैं, कौन सा डांस फॉर्म कहाँ किया जाता है, इसका कोई ट्रिक नहीं होता दोस्तों। आपको ये आप पढ़ते जाइए, आपको ये याद होते जाएंगे। अगर आप इसका ट्रिक बना के याद करेंगे तो आप एग्ज़ाम टाइम में कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका जो ऑप्शन है वो कभी भी सही नहीं होगा। तो आप हमेशा इसे अपने नियम के अनुसार, अपने टाइम टेबल के अनुसार डेली पढ़ते रहिए। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको ऐसे ही एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी इसके शिफ्ट के क्वेश्चन चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हमारे चैनल को ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही एसएससी जीडी से रिलेटेड जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे 2024 में, वो आपको कंप्लीट करा दूं, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएं, क्योंकि यही क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि 14 क्वेश्चन होने वाला है। हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई और पंचवर्षीय योजना 1961 और 1966 के बीच हुई थी। तो ये कब हुई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार। भारत के उत्तर पश्चिम निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो है वो सीमा लगती है। तो आपने देखा कि उत्तर पश्चिम में जो भारत के उत्तर पश्चिम में किस देश की सीमा लगती है? भारत के उत्तर पश्चिम में तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान देश की जो है वो सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो वर्तमान में से कौन सा जो मौर्यकालीन शिलालेख है वो भारत में स्थित नहीं है? तो कांधार शिलालेख जो है वो भारत में स्थित नहीं है। 17 क्वेश्चन देखेंगे। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो कौन से कलाकार थे जो छऊ नृत्य परफॉर्म करते थे? तपन कुमार पटनायक। तो तपन कुमार पटनायक को 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो तपन कुमार पटनायक, आप ये नाम याद रखिए, ये क्या परफॉर्म करते हैं? जो छऊ डांस फॉर्म परफॉर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा 2026, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अभी 2026 आया नहीं है। तो 2026 एशियाई खेलों की मेज़बानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो ये जापान देश जो है वो करेगा हमारा 2026 का एशियाई खेल। 19वां क्वेश्चन, पंडित रविशंकर ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये बजाते हैं सितार। तो पंडित रविशंकर जो है वो सितार बजाती हैं, और इन्हीं की बेटी अनुष्का शंकर, उनका भी संबंध जो है वो सितार से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर सितार हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, जो कि करंट अफेयर से फिर से रिलेटेड हो गया। 2023 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया, जो किसान को पीएम किसान योजना के संबंधित उनकी शिकायतों के लिए एक जगह पर समाधान प्रदान करेगा। तो कौन सा जो चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया? तो किसान ई मित्र। तो किसान ई मित्र जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बॉट्स लॉन्च किया। इसमें आप मतलब किसान जो है वो अपनी समस्या लिखकर उससे जो आंसर मिलेगा उससे अपना लाइफ में देख सकते हैं। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले जो वीडियो होने वाली है वो एसएससी जीडी से रिलेटेड होगी, जिसमें कि मैं आपको इसके आने वाले अगले शिफ्ट के बारे में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन आए हैं तो वो मैं कराने वाला हूँ। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहिए।